देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, फिल्म 3 इडियट्स में जैसा कमाल रेंचो ने किया, कुछ वैसा ही देखने के लिए मिला दिल्ली से एमपी जा रही ट्रेन में, जहां बतौर लैब टेक्नीशियन काम करने वाले शख्स ने कंपार्टमेंट में बैठी फीमेल पैसेंजर की इमरजेंसी में मदद की और उनकी डिलीवरी चलती ट्रेन में करवाई। दिल्ली के जिस अस्पताल में वो काम करते हैं, वहां की डॉक्टर को फोन कर वीडियो कॉल पर उनसे इंस्ट्रक्शंस लिए। तो आज आप मुलाकात कीजिए रियल रेंचो यानी सुनील प्रजापति से, और साथ ही हम वैक्सीनेशन पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कौसर अली शाह, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वैक्सीनेशन सेंटर आकाश हेल्थ केयर, और हैदराबाद से मेरे साथी अभय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। सुनील जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। यूं तो हम सभी को पता है कि क्या हुआ था, खबरों में हमने देखा, लेकिन फिर भी आपसे आंखों देखी हम सुनना चाहेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जी, मैं मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति से निजामुद्दीन स्टेशन से सागर के लिए आ रहा था। तभी मेरे सामने वाली सीट पे एक महिला किरण अहरबार करके बैठी हुई थी। तो फरीदाबाद स्टेशन के बाद में उन्होंने हल्का सा कराना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। उनके ब्रदर मेरे सामने मेरी सीट पर ही थे, तो तब तक मुझे पता नहीं था कि वो उनके ब्रदर हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इनके साथ में हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये मेरे साथ में हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि ये प्रेग्नेंट हैं। और अच्छा, फिर मैंने प्रेग्नेंट उन्होंने बताया। फिर मैंने उस महिला से बात की कि आपको क्या तकलीफ है, तो उन्होंने बताया 20 तारीख की डॉक्टर ने डेट दी हुई है। और फिर उसके बाद में मैंने अपने कलीग डॉक्टर को फोन लगाया। फिर उन्होंने बताया, कुछ टिप्स दिए उन्होंने, तो मैंने उनको बोला कि आप इनको फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूं और रेल में आपको कोई किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो रिलैक्स हो गई। लेकिन जैसे ही फरीदाबाद से थोड़े आगे ट्रेन चली, लगभग 8 बजे का टाइम होगा, और जब 8 बजे का टाइम था तो उनको अचानक से हैवी लेबर पेन हुआ। तो मैंने अपने जो कंसर्न डॉक्टर सुपर्णा सेन हैं उनको फोन लगाया, उनको इस घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दिया, और उन्होंने कहा आप घबराइए मत। उन्होंने तब तक आगे के स्टेशन पर जो भी मेडिकल स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ था, उसको इन्फॉर्म किया। तो वहां पे हमें सारा स्टाफ रेडी मिला। उसी बीच में महिला को प्रसव उसका चालू हो गया था, और वो बहुत जोर से कराहने लगी। तो आजू बाजू सीट पर बैठे हुए लोग कुछ जो घबरा गए और कुछ डर के कारण इधर उधर हुए। कुछ मेरे साथ भी आए, तो मेरे पास जो भी मटेरियल था मैंने उनका यूज किया। जैसे शॉल था, शॉल से मैंने कवर किया सामने वाली सीट को, और मैंने निर्णय लिया कि मेरे से जितनी भी हेल्प होगी एज अ मेडिकल डिपार्टमेंट होने के कारण मैं पूरी हेल्प करूंगा। और मुझे ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत एनर्जी लग रही थी। मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं लैब टेक्नीशियन तो ब्लड्स वगैरह से मेरा अक्सर लेकिन फिर भी क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा सा डर लगना तो लाजमी था। तो क्या थोड़ा बहुत भी डर आपको नहीं लग रहा था, क्योंकि ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था एक हिसाब से? जी मैडम, डर मुझे थोड़ा तब लगता था जब महिला जोर से कराती थी, और उनके साथ में एक जो छोटी बच्ची थी 6 साल की, उसकी तरफ जब मेरी नजर जाती थी तो मुझे थोड़ा सा घबराहट होती थी। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को थाम लेता था, और अपने पूरा फोकस था उस महिला के ऊपर और महिला के बच्चे के ऊपर। जी, तो क्या ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आपके लिए इसके बाद सामान्य रही, या फिर आफ्टर बर्थ भी कोई कॉम्प्लिकेशन नजर आया? हाँ सर, जैसे ही बेबी बाहर आया उसके बाद मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि उस समय तक दिमाग में ये चीज नहीं आई थी कि जो बच्चे का और मदर का जो वो नाल काटना होता है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। चूंकि उस समय तक मैं वीडियो कॉल पे डॉक्टर सुपर्णा को कंटिन्यू उनको ले लिया था,
वो मुझे गाइड कर रही थी। लेकिन बेबी जैसे ही आया तो ट्रेन में होने के कारण थोड़ा बहुत नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर तुरंत ही रिकनेक्ट हो गया था। फिर उन्होंने जैसा जैसा गाइड किया कि बेबी का जो वो आप बांधिए। अब मेरे पास एक समस्या और हो गई थी कि मेरे पास ब्लेड कट करने के लिए कोई सीजर नहीं थी, लेकिन तभी मैंने जोर से आवाज दी किसी के पास कोई ब्लेड है क्या, तो तभी एक पैसेंजर ने अपने पर्स में से निकाल के ब्लेड दी और वो ब्लेड बोला ये बिल्कुल न्यू फ्रेश ब्लेड है। मैंने भी देखी, सील पैक ब्लेड थी, मेरी जान में जान आ गई थी उस समय। जी अच्छा, शुरू में सुनील जी ऐसा भी हुआ, हमने देखा कि जब बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं तब आप बहुत डर गए थे। जी, जैसे ही बच्चा बाहर आया ना तो बच्चा ने कोई आवाज नहीं दी, क्योंकि मैं सुनता रहता था कि बच्चा बाहर आता है तो रोना चाहिए, लेकिन उसकी कोई हलचल तो थी लेकिन वो रोया नहीं। और फिर मैंने जैसे ही उसको थोड़ा सा हाथ में लेने की कोशिश की, तब उस समय मेरे लिए वो बहुत भावुक पल था, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं थाम के बैठा था। और तुरंत डॉक्टर सुपर्णा ने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया कि इसको ना थोड़ा सा बैक करो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे ही बैक किया और बच्चे ने किलकारी ले ली। जी जी अभय जी। हाँ, तो ये तो पूरा वाकया रहा। चलिए अब चलते हैं जरा वैक्सीन को लेकर जो हमारे कंसर्न्स हैं अभी भी और किस तरीके से पूरी प्रोसेस चल रही है, डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब जी, अभी तो 4 दिन हुए, वैक्सीनेशन शुरू भी हो गया और पहले दिन तो बहुत ही उत्साह देखने को मिला लोगों में। इसके बाद लगता है थोड़ा डर भी लोगों के ऊपर हावी होने लगा। जो हमारा टारगेट था पहले 3 दिन में, उसका तकरीबन 65% ही हमने अचीव किया और 2 लोगों की मौत भी हुई, लेकिन उसको भी साफ कर दिया गया कि ये वैक्सीन की वजह से ऐसा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी शायद लगता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ी इसको लेकर घबराहट है, थोड़ी उहापोह की स्थिति है कि वैक्सीन ले या ना ले। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और वापस चले गए। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिविएट होके, बिकॉज आई हैव गॉट रियली इमोशनली एक्साइटेड, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया हूँ सुनील प्रजापति जी की जो उन्होंने एक हेरोइक काम किया उसके लिए, एंड मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। हेड्स ऑफ टू हिम। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। जो आपने क्वेश्चन बोला कि एक जो हमारा अचीवमेंट है वैक्सीनेशन का, परसेंटेज वाइज थोड़ा सा कम हो गया, जो हम सोच रहे थे एक्साइटमेंट था वो कम हो गया है। मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को लिंक करना चाहूँगा, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में कई सारे एक जोखिम लेते हैं, सोचे समझे जोखिम लेते हैं, जिसको हम कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। हम म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, हम सबको पता होता है कि हम जब इन्वेस्ट करेंगे उसमें कुछ रिस्क है, अपना जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको खोने का। इसी तरह से शेयर मार्केट में भी होता है, प्रॉपर्टी में भी होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है लाइफ में जिसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क ना हो। हमको ये देखना है हमारे सामने ऑप्शन क्या है, हमारे सामने चॉइसेस क्या हैं। क्या हमारे पास एक तो ये चॉइस है कि हम कोरोना के रिस्क के साथ ही अपनी ज़िंदगी निकालते रहें, जीते रहें, चलते रहें, एक तो वो रिस्क है। दूसरी तरफ हमारे पास एक सिचुएशन है कि एक हमारे पास वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लेके अब वैक्सीन का अगर हम रिस्क की बात करें, जो करंट अभी तक हमारे केसेस हो चुके हैं हमारी कंट्री में, कोई 4 लाख के आसपास केसेस हम जिनको वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 600 के आसपास को रिएक्शन हुए हैं, जो कि बड़े ही माइनर रिएक्शंस हुए हैं। इसमें सब तरह के रिएक्शंस हैं 600 केसेस में, जिसमें पेन भी है इंजेक्शन साइट पे, जिसमें हल्का सा हेडेक भी है और इसमें फीवर वगैरह भी है। तो अगर इसको भी आप एज ए परसेंटेज अगर देखें तो 0.004% के आसपास आता है ये, जो कि एक बहुत ही छोटा सा रिस्क है। एंड मैंने जैसे हमेशा से मैं बोलता हूँ वैक्सीन के बारे में कि रिस्क हर चीज़ में होता है। ऐसी कोई दवाई एलोपैथिक में होती नहीं है, बनी नहीं है, जिसके साथ में हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है कि छोटा मोटा रिएक्शन होने का चांस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम लोगों ने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है, प्लान किया है, वो एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही तारीफ के काबिल है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक पूरा प्लान आउट किया है वैक्सीनेशन सेंटर को भी, वो भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हमको इसको लेना चाहिए, वैक्सीनेशन से हमें नहीं डरना चाहिए।
बिकॉज जी डॉक्टर कौसर आपको नहीं लगता कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसे एज अ डॉक्टर आपकी क्या राय है? मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है आपको लगता है कि क्या इसे जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया गया है? थोड़ा सा और प्लानिंग के साथ किया जाना चाहिए था, थोड़ा वक्त और देना था? तो जैसा मैंने अभी बोला कि हमें कई बार कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। हम आई अंडरस्टैंड कि जिस तरह से अभी कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, हो सकता है कि हम थोड़े दिन और वेट करते तो कोविड के केसेस और कम हो जाते हैं, हम इसके सारे ट्रायल्स को हम थर्ड ट्रायल को भी देख सकते थे। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इसको लॉन्च करने से पहले भी प्रोसेस जो है वो काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था। लास्ट मोमेंट को उसको रोकने का कोई मतलब बनता नहीं था। तो मेरे ख्याल से इट इज़ द राइट स्टेप, एक तरह से सही स्टेप है जो हमने लिया है कि वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हमने कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई जल्दबाजी करी है इसके मामले में। और वैसे भी जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर और भी फेजेज में इसका ट्रायल हो गया होता, रिजल्ट एफिकेसी इसकी और भी बढ़ गई होती, उन सब के बावजूद भी ये जो माइनर रिएक्शंस हैं वो तो होना लाजमी था उनका। जहां तक रिएक्शन, ऐसा लगता है कि लोग जो है रिएक्शन वर्ड से इसके पहले कभी नहीं डरे होंगे इतना ज्यादा जितना इस बार डर गए, क्योंकि कोरोना की वजह से एक अलग साइकोलॉजिकल स्टेट में लोग हैं। एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक चीज बोली है। एंड यही चीज मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, जो लोग भी मुझसे बात कर रहे हैं इसके बारे में, कि हमें डरना नहीं है। ये जो छोटा मोटा डर हर चीज से रिएक्शन से होता है, हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। हम कभी डॉक्टर से नहीं पूछते कि इस विटामिन की गोली से कोई रिएक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है। डॉक्टर्स को मालूम होता है कि इससे क्या रिएक्शन हो सकता है। उनको ये मालूम है कि अगर रिएक्शन होगा तो इसको हैंडल कर लिया जाएगा। इसी तरह से इस वैक्सीन का भी केस है। जी, तो अभी तक जितने लोगों को माइनर रिएक्शंस जो देखने को मिले हैं, किसी को जहां वैक्सीनेशन वाली जगह पर कहीं सूजन मिली है, हल्के फुल्के फीवर के भी केसेस आए हैं, तो क्या उनके ट्रीटमेंट के लिए भी किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है या वक्त के साथ वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं? देखिए, रिएक्शन भी अलग अलग स्टेज के होते हैं। देयर आर माइनर रिएक्शंस, देयर आर वेरी वेरी माइनर रिएक्शंस, एंड देन उसके बाद मॉडरेट एंड ऑल दैट टाइप। हमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वो इसी तरह के हैं, आपको वेट एंड वॉच करना है। लेकिन आपको अगर कोई रिएक्शन होता है तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए। एक नंबर ऑलरेडी चल रहा है इस वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर। आपको जिस टाइप का भी डिस्कम्फर्ट होता है, आपको एक मेडिकल ओपिनियन लेनी जरूरी है। एंड लेट द डॉक्टर डिसाइड। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको उसमें दवाई चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए, या अपने आप ठीक होगा। वो क्लिनिशियंस को डिसाइड करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, इसी वैक्सीनेशन जो पिछले 4 दिन का हमारा नतीजे रहे हैं, जो एक्सपीरियंस रहा हमारा, जिन 2 लोगों की मौत हुई उनके बारे में बताया कि वो उनको कोई पल्मोनरी डिजीज था। उसकी डिटेल तो खैर आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो क्या वैसे कंडीशन में उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए थी? क्या मतलब प्रिस्क्राइब किया गया है ICMR की तरफ से या और भी जो एक्सपर्ट्स पैनल है उनकी तरफ से कि कोमॉर्बिडिटीज है तो किनको ये वैक्सीन दी जानी है, किनको नहीं दी जानी है? कुछ लिस्ट आउट किया गया है ऐसा? जी हाँ, इसमें बिल्कुल क्लियरली लिस्ट आउट किया गया है किन किन कंडीशंस में वैक्सीनेशन नहीं लेनी है। एंड आई थिंक हम सभी को पता है, बट मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा बोल देता हूँ उसके बारे में। किसी को भी अगर कोई इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी किसी अंदर की बीमारी के कारण कम हो और उसकी कंटिन्यूस दवाई चल रही है उसके लिए, या अगर कोई ब्लड थिनर ले रहा है जिससे कि ब्लीडिंग होने का चांस होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और ब्लड थिनर कोई दवाई ले रहा है तो ब्लीडिंग उसमें केस में होने का चांस रहता है। प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, या एनी वुमेन जो कि अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या कोई लैक्टेशन पे है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं अपने बेबी को, सो ये वो लोग हैं जिनको प्लस 18 साल से लेने की कोई ज़रूरत है नहीं बेसिकली, उनकी इम्यूनिटी वैसी स्ट्रॉन्ग होती है। सो ये वो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि ये वैक्सीन लेने की कॉन्ट्राइंडिकेशन है। साथ में अगर हम वैक्सीनेटर सेंटर्स को देखें, वैक्सीनेशन सेंटर्स को अगर हम देखें, ये बड़े अच्छे से प्लान किए गए हैं। इसमें 3 स्टेजेस हैं। एक होता है जिसमें कि फर्स्ट लेवल पे आपसे पूरी बातचीत की जाती है। आइडियली आपको अगर कोई भी बीमारी है पहले से एंड आपको उसमें क्लैरिटी नहीं है कि आपको वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है, आपने उस पर्टिकुलर लेवल पे सब कुछ बोल देना है। वो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि आपको आगे वैक्सीनेशन के लिए भेजना है या नहीं भेजना है। और अगर आपको कोई भी दिमाग में शंका है, कोई भी शक है, आप प्लीज उस स्टेज के ऊपर क्लैरिफाई करिए एंड दैट विल डिसाइड। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आपको वैक्सीनेशन मिलनी है या नहीं मिलनी है। फिर आ गया वैक्सीनेशन वाला स्टेज जो कि सीधा सीधा इंजेक्शन है। उसके बाद भी आपको अगले 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए वहीं पर रुकना पड़ेगा, जो एक ऑब्जर्वेशन सेंटर साथ में बना हुआ है, जिसमें कि अगर कोई इमीडिएट रिएक्शन होने का चांस है
तो वहीं पे देख लिया जाएगा एंड दैट विल बी टेकन केयर ऑफ देयर इटसेल्फ, वो वहीं पे उसका ध्यान हो जाएगा फिर। जी, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, जो ये है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये एकदम से सर्टिफिकेट, गाइडेड बाई सर्टिफिकेट है कि 18 साल के हो गए आप, 18 साल से उम्र जैसे ही ज़्यादा हो गई आप ले सकते हैं, या फिर कोई रेंज है कि 17 से 19 तक या 18 से 20 तक के लोग न लें इसको तो भी उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है? देखिए, जनरली 18 ईयर्स जो होती है वो मेडिकल साइंस में भी एक कट ऑफ डेट मानी जाती है कि जिसके बाद यह आपको माना जाता है कि आप एडल्ट में एंटर हो गए हैं। सो ऐसा तो कभी भी नहीं होता किसी भी चीज़ में कि आपकी आज अगर 18 साल हुई है तो कल से आप किसी और ब्रैकेट में आ गए और उसके एक दिन पहले किसी और ब्रैकेट में है। एक कट ऑफ डेट तो इस तरह से रखनी ही पड़ती है, कट ऑफ एज उस तरह से रखनी ही पड़ती है। उसी तरह से 18 साल की एक एज परसीव की गई है कि इसके बाद यू बेसिकली आप एक एडल्टहुड में एंटर हो जाते हैं, आप एक मेजर बन जाते हैं, आपके सारे सिस्टम्स जो हैं एक प्रॉपर एडल्ट की तरह डेवलप हो चुके होते हैं और आपकी इम्यूनिटी जो होती है, इंटरनल इम्यूनिटी आपकी उस टाइम पीक पे होती है। तो उसके अंदर आपको ऐसी किसी वैक्सीनेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है एंड वैक्सीनेशन लेने से उसको इम्यूनिटी को जो और फर्दर डेवलप होना होता है वो ना हो के वैक्सीन पे डिपेंडेंट हो सकती है। इसी कारण से 18 साल की कट ऑफ एज मानी गई है। जी डॉक्टर कौसर, हम आपके पास एक बार वापस आएंगे, आपसे और भी बातें करेंगे। हमारे साथ लगातार सुनील बने हुए हैं, सुनील से बात करते हैं। सुनील जी, अब जब लोग आपको पहचानने लगे हैं और रियल रैंचो कहकर बुला रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हो रही है? कितने लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया? मेरे काफ़ी दोस्तों ने और डीआरएम ऑफिस से भी मेरे पास काफ़ी बधाइयाँ आई और मेरे जो इंचार्ज सीएमएस डॉक्टर मान सिंह हैं उन्होंने भी मुझे बधाई दी। मेरे लैब इंचार्ज डॉक्टर आकांक्षा हैं और मेरे सबसे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में या जो भी मैंने ये किया इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो डॉक्टर सुपर्णा सेन ने निभाई, उन्होंने भी मुझे बहुत बधाइयाँ दी हुई है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं किसी 2 व्यक्तियों की जान बचा पाया और उसके बाद मुझे भी लगा कि मेडिकल फील्ड के लिए जो लोग कई बारी मेडिकल फील्ड में होने के बाद भी पेशेंट्स के साथ में थोड़ा बहुत गलत बर्ताव करते हैं या फिर वो अपने कार्य को सिर्फ ये मानते हैं कि ड्यूटी खत्म होने के बाद मेरा कोई काम नहीं होता। हमें माननीय रेल मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी ने भी ट्वीट करके बधाई दी हुई है और वो जो मानते हैं कि भाई हमारा काम सिर्फ ड्यूटी आवर में ही है, तो जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने ये कहा हुआ था कि फ्रंटियर हैं आप लोग, तो डेफिनेटली कल परसों की घटना के बाद मुझे ये लगता है कि रियल में हम फ्रंटियर ही हैं और एक आर्मी मैन की तरह हम वो करते हैं। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी मुझे फोन करके बधाई दी, तो मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। जी सुनील, आप फ्रंटलाइन वर्कर तो हैं ही हैं और हमने इनफैक्ट पिछले मार्च के महीने से ही देख रहे हैं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है हमारी, वो किस तरीके से खुद की जान जोखिम में डालकर और लोगों की हिफाजत कर रही है, रोगों से लड़ रही है, उनको अब वैक्सीन दी जा रही है। तो उस पूरी प्रक्रिया में ये हीरोइक परफॉर्मेंस पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी का हमने देखा है और ख़ास तौर से उसमें आपका भी नाम जुड़ गया है। तो क्या उस बच्चे के जन्म के बाद में आप जाकर उस पूरे परिवार से मिले और बच्चे को आपने फिर से देखा? जी, मैं बच्चा जो था काफ़ी हष्टपुष्ट था, मैं उससे मिला हूँ। उसका जन्म मथुरा में, मतलब जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मेरा गृह जिला जो सागर है, मैं बच्चे के मामा से कंटिन्यू फ़ोन पे बना हुआ था। मैं उस बच्चे का और उसकी माँ का हालचाल ले रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था जब भी वो कहते थे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, और मैं उनको ये आश्वस्त करता था कि अगर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और जब वो सागर आए तो उन्होंने मुझे एक रिश्ते में बांध दिया। उन्होंने कहा कि अब कि ये जो जिस महिला का मैंने प्रसव कराया है वो महिला अपना भाई बना के गई है मुझे, और वो बच्चा बोले तो मामा का, मेरा मामा भांजे का रिश्ता उस बच्चे के साथ में जुड़ गया है।
जी, बिल्कुल। अच्छा सुनील जी, जैसे कि कोरोना का दौर चल रहा है, तो जब आप डिलीवरी करवा रहे थे, तो उस वक़्त क्योंकि आपको प्रिकॉशंस का भी ख़्याल रखना था, हाइजीन का भी ख़्याल रखना था, तो ये दोनों आपने कैसे मेंटेन किया इसे? मैम मेरे पास एक सैनिटाइज की बोतल थी और वो बैग में थी, तो मैंने सबसे पहले अपने हाथ को सैनिटाइज किया और जितना भी जो ज़रूरी प्रिकॉशन था वो मैंने लिया और कोशिश करके जो महिला की सीट के आगे वाला पोर्शन था, सीट के आगे वाला पोर्शन जितना मेरे से पॉसिबल हो सका मैंने उसको भी सैनिटाइज किया हुआ था, क्योंकि इसी कारण से कई लोग जो आसपास की सीट्स पे थे उन्हें ये डर था कि कहीं कोरोना के उसमें, तो वो भाग के दूर खड़े हो गए थे। लेकिन फिर भी ये कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के उससे उस बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ और मैंने भी मतलब जो प्रिकॉशंस, हाँ पूर्ण रूप से मैं भी प्रिकॉशन नहीं ले पाया था, लेकिन जितने प्रिकॉशन के लिए मेरे पास सामान था, मटेरियल था, मैंने उनका पूरा यूज किया हुआ था मैम। जी, सुनील जी, आपने बताया कि उस डिब्बे में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे आपने मदद मांगी और उन्होंने आपकी मदद की भी, लेकिन क्या वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे आपने मदद मांगी और उन्होंने मदद नहीं की, मना कर दिया? नहीं मैम, मैंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मदद के लिए मना नहीं किया, लेकिन वो पीछे की तरफ हट गए, लेकिन मेरा पूरा फोकस था उस बच्चे के ऊपर और माँ के ऊपर, तो मैं पूरा ध्यान वहीं पे लगा के रखा था। तो मैं, कुछ लोगों ने बहुत मदद की, जैसे मैंने एक दो पैसेंजर्स को बोला प्लीज आप लोग टीटी को देखिए और उसको लेके आइए, उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है। तो दो पैसेंजर लेफ्ट साइड में दौड़ के गए, दो राइट में, तो दोनों तरफ से टीटी आए और मैंने उनको फर्स्ट एड बॉक्स के लिए डिमांड की और मैंने कहा उनके लिए कि प्लीज आप मुझे ना जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड कराएं, उसमें जो भी मटेरियल मेरे हेल्प का होगा मैं उनका यूज कर सकता हूं। लेकिन जब तक फर्स्ट एड बॉक्स आया तब तक बच्चे की डिलीवरी हो चुकी थी पूर्ण रूप से। जो मटेरियल था, जैसे मैंने बताया था पहले कि एक सेफ मुझे ब्लेड मिल गई थी बच्चे का नाल काटने के लिए, और उसके बाद में जब बेबी बाहर आया था तो एक आरएमएल हॉस्पिटल की महिला थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, तो वो ओटी में काम करती हैं, और तो उन्होंने बाद में मेरे को बताया कि मैं ओटी में काम करती हूँ, आरएमएल में हूँ, शायद उनका स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन था तो इसलिए वो जल्दबाजी में थी, तो उन्होंने एक मास्क का एक साइड का धागा निकाल के एक साइड तो वो बांध दिया था और एक साइड मैंने जो प्री तैयारी की हुई थी उसमें से मैंने अपने सॉल में से 2 टैग निकाल के किसी को सौंपे थे जो पैसेंजर्स थे, मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो आप प्लीज मुझे देना, तो एक साइड वो टैग बंधा हुआ था। सुनील, तो इसके बाद जब जाहिर सी बात है कि पूरे रेलवे की टीम ने भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, और वहां से मेडिकल असिस्टेंस कब मिली आपको, कितनी देर के बाद, बच्चे के जन्म के कितनी देर के बाद? मथुरा बच्चे के जन्म होने के बाद सर 5 से 7 मिनट के भीतर ही मतलब स्टेशन पे मेडिकल की टीम और आरपीएफ स्टाफ पहुंच गया था और पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। तो उस समय भी मुझे मतलब जो महसूस हुआ था उनका सपोर्टिव नेचर था, काफी सपोर्टिव नेचर था। उन्होंने स्ट्रेचर पे भी महिला को लिटवाया और बच्चे को, एक महिला कांस्टेबल थी, नाम मेरे को नहीं पता है, तो उसने उस बच्चे को गोद में लिया। चूंकि आप समझते हैं कि एक चलती ट्रेन में जब इस तरीके की घटना हुई तो सभी को ये एक शौक था कि वो उस बच्चे के साथ में अपनी फोटोज लें, और तभी ट्रेन चलने का समय हो गया था। तो मैंने देखा कि काफी उस बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी सपोर्ट कर रहे थे। जी सुनील जी, जो फिल्म है 3 इडियट्स, उसमें भी एक सीन ऐसा है जिसमें रेंचो जो है वो इमरजेंसी में डिलीवरी करवाता है, तो क्या ये फिल्म आपने देखी है, ये सीन आपको याद है, खुद को इससे रिलेट कर पा रहे हैं? मैम हाँ, मैंने ये फिल्म देखी है 3 इडियट, रेंचो, और जो रेंचो का रोल था मैं उसको भी कई बारी जब मैं अपने किसी इंटरव्यू में जाता था तो एज अ
मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं देखता था उस मूवी को, लेकिन पूरे इस पीरियड काल में जब ये घटना हो गई उसके बाद मुझे बार बार मेरे मन में, मेरे दिल में ये आता था कि क्या मैं 3 इडियट्स की तरह काम कर दिया। उसके बाद, उस घटना के बाद मुझे ये चीज याद आती है। जी सुनील जी, आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। अब आपको लोग पहचान रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने ऐसा काम कर दिखाया। आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सुनील जी बने रहिए हमारे साथ, एक बार आपसे फिर से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौसर है। डॉक्टर कौसर, जैसे कि आपके हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, तो अभी तक आपके हॉस्पिटल में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है? क्या कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिले हैं, और कितने खुश हैं लोगों को क्या एक्सपीरियंस रहा? हमारे पास अगर आप देखें, अभी सैटरडे से ये जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, तो सैटरडे और मंडे 2 पूरे दिन निकल चुके हैं। उसके बाद आज का दिन अभी चल रहा है, तो 2 दिनों के अंदर हमारे यहाँ पे कम से कम अराउंड 120 लोगों ने वैक्सीनेशन ऑलरेडी ले लिया है। हमारे स्टाफ ने 120 में से 3 या 4 लोगों को थोड़ा सा आर्म में पेन वगैरह कुछ हुआ है, एंड एक बंदे को फीवर आया था, वो भी अब ठीक हो चुका है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे हमारे सारे टीम वाले इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हॉस्पिटल्स के, सोशल मीडिया के जितने भी उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे वो बड़े प्राउड के साथ, बड़े खुश होके अपने बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने भी वैक्सीन ले ली है। तो मेरे ख्याल से जैसे अभी हम सुनील प्रजापति से एक ये इंसिडेंस पूरा सुन रहे थे ना, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा था उनसे कि उनको कोरोना के बारे में डर नहीं लगा जब वो इतनी बड़ी चीज़ कर रहे थे। सेम चीज़ है, सेम चीज़ आई थिंक वैक्सीनेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि हम एक तरफ या तो डर से बैठ जाएं, या फिर हम उसके अंदर जाके उसका जो भी अच्छापन है उसका फायदा लें। तो सुनील प्रजापति के पास भी एक ऑप्शन था कि या तो वो चुपचाप बैठे रहें और पैसेंजर्स की तरह, ये सोच के कि कोरोना उनको ना लग जाए, एंड मे बी वो जो बेचारा छोटा बच्चा था, वो मदर थी, उसके लिए भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन उन्होंने वो ना सोच के एक वो रिस्क लिया जो बड़ा जरूरी था एक लाइफ बचाने के लिए। इसी तरह से मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाहूँगा हमारी इस वैक्सीनेशन ड्राइव से। हमें ये छोटे मोटी चीज़ों के बारे में ना सोच के इसका जो फायदा है उसके बारे में सोचना है, नेगेटिव नहीं सोच के हमें उसके पॉजिटिव जो कि बहुत ज़्यादा है उसके बारे में सोचना है। जी डॉक्टर कौसर, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी। जब से वैक्सीन आई है हमने देखा है कि कोरोना के केसेस भी बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वजह क्या है? देखिए, कोरोना वैक्सीन तो अभी हमारी 2 दिन पहले से शुरू हुई है, सैटरडे से शुरू हुई है हमारे देश में, लेकिन कोरोना के केसेस इन एनी केस अगर आप देखेंगे पिछले 15 दिन और मे बी 1 महीने से नीचे ही जा रहे थे। सो ट्रेंड ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा था, एंड इसमें हमारी हर्ड इम्यूनिटी जो है उसका भी काफी रोल रहा है जो हमारे देश के अंदर प्रचलित है। और उसके अलावा अब आगे आने वाले दिनों में इस वैक्सीन का भी बहुत फायदा होने वाला है। तो मेरे ख्याल से अगले कुछ 1 या 2 महीने के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोरोना जैसी किसी भी चीज से डरने का कोई सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अभय जी क्या ख्याल है, क्योंकि वक्त अब कम है तो इजाजत ले ली जाए मेहमानों से? जी बिल्कुल, अभी तो सवाल बहुत सारे सवालों के जवाब मिल भी गए, कुछ सवाल रह गए थे। आगे की किसी शो में उन सवालों को हम शामिल करेंगे। जाहिर सी बात है वक्त की कमी है तो विदा लेनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर कौसर और सुनील जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।